हाँ तो वही, क्या हाल है आप सभी के? चलिए अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 10 जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं वो भी रनिंग में है। और मैं आपको बात बता दूं कि कल जो हमने बात की थी वो अपनी लाइट रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने मोस्टली नॉन साइक्लिक प्रोटोफॉस्फोरिलेशन को पढ़ना था, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण को पढ़ लिया था। देखो, मोस्ट जो हमें प्रायोरिटी देनी है वो उनके आरेख को देनी है, अर्थात हम पर चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का आरेख तो बनाना ही आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में उसी के चांस होते हैं आने के, आ भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है भाई? हाँ, तो देखिए, कल जैसे ही हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को पढ़ा तो हमें उसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। अभी मैं उसको एक बार यहीं 5 मिनट बता रहा हूं कि कल जैसा कि मैंने बताया था कि भाई हमारी बुक में जो स्टार्टिंग में पूरी प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया को 5 भागों में डिवाइड किया, या मैं कहूं कि लेखक ये कहता है कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो निम्न प्रकार संपन्न होती है। उसके 5 भाग थे, 5 पॉइंट। पहला था प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण एवं पर्णहरित अणु का उत्तेजित होना। दूसरा था जल का प्रकाशिक अपघटन व O2 का निकास। तीसरा था NADPH प्लस H प्लस का निर्माण। चौथा था प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। और 5 था, जो कि हम पढ़ेंगे इसको, लाल पतन, इमर्शन, वृद्धि प्रभाव और वर्णक तंत्र, ठीक है? देखिए भाई, यानी कि लाइट रिएक्शन, जैसा कि हम भली भांति अब लाइट रिएक्शन को जान चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, मैं डेली ही बताता हूं कि भाई पूरी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। इन दोनों के उद्देश्य होते हैं क्या, कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसका उद्देश्य असिमिलेटरी पावर बनाना होता है, अर्थात ATP प्लस NADPH प्लस H प्लस का निर्माण। और जो डार्क रिएक्शन होती है उसका उद्देश्य CO2 को अपचयित करना होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ठीक है? ये दोनों रिएक्शन के उद्देश्य थे। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, तो उसकी जो पूरी थ्योरी थी, स्टार्टिंग में जो ये 5 पॉइंट थे जो हमको समझ में नहीं आते थे कि भाई आखिर इनका क्या मतलब है, तो अब आप इनको समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से। मैं एक बार इसको फिर बता रहा हूं यहीं पर। देखिए भाई, क्या आप मुझे बताइए कि लाइट रिएक्शन में सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा का क्लोरोफिल अणुओं द्वारा अवशोषण किया जाता है, नहीं किया जाता? किया जाता है ना, जिससे क्लोरोफिल के अणु क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और क्या उत्सर्जित करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है? अब आप इसकी थ्योरी पढ़ना PDF में, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है जल का प्रकाशिक अपघटन व O2 का निकास। तो आप मुझे बताइए कि जो
प्रकाशीय ऊर्जा थी, उस ऊर्जा का उपयोग हम जल के प्रकाशिक अपघटन में करते नहीं करते? और जल का जब प्रकाशिक अपघटन होता है तो उससे ऑक्सीजन निकलती है और इस अपघटन में मैग्नीज और क्लोराइड आयन की विशेष भूमिका होती है। अब इसमें वही समीकरण आपको लिखना है जो मैंने बताया था। समीकरण याद है आपको? 2H2O, मैग्नीज, क्लोराइड, और ये टूटेगा 4H प्लस, मतलब 4 आयनिक हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का अणु। तो ये समीकरण भी हमें इसी में बनाना है। भाई यही तो है जल का प्रकाशिक अपघटन, ठीक है, जो प्रकाश की ऊर्जा से संपन्न हो रहा है। तो बताइए इस हमारी लाइट रिएक्शन में जल का प्रकाशिक अपघटन और O2 का निकास होता है नहीं होता? होता है ना। तीसरा है NADPH प्लस H प्लस का निर्माण। तो आप मुझे बताओ, आपकी लाइट रिएक्शन में जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था उसमें NADPH प्लस H प्लस का निर्माण हमने किया था नहीं किया था? कैसे किया था? कि जल के प्रकाशिक अपघटन से, जल के प्रकाशिक अपघटन से जो आयनिक हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुए थे वो आयनिक हाइड्रोजन NADP को अपचेत कर NADPH प्लस H प्लस का निर्माण करते हैं। यही तो था, है ना भाई? हमको पता है ना NADPH कैसे बना, कि जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ, उससे जो आयनिक हाइड्रोजन निकले उन्होंने NADP को अपचेत करके NADPH प्लस H प्लस का निर्माण किया। और वहां वही बात थी जो मैंने आपको बता दी थी, क्या? कि भाई एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को अपचेत करने के लिए 2 NADPH की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वहां 2 NADPH बनते हैं क्योंकि हमारे पास 4 आयनिक हाइड्रोजन थे। 3 पॉइंट क्लियर है। चौथा है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। तो आप मुझे बताइए कि हमारी जो लाइट रिएक्शन थी उसमें प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है कि नहीं होता? भाई यही तो था कि पर्णहरित उत्तेजित होकर जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के मध्य से गुजरता है और ADP से ATP का क्या करता है? निर्माण करता है, जिसे हम प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? कि ये जो प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की परिभाषा है वो बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो आपको प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की जो डेफिनेशन है वो वह लिखनी है जो चक्रीय और अचक्रीय से पहले है। आप देखना उसमें एक टॉपिक है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के नाम से, उसमें एक सीधी सी भाषा में थ्योरी है। मैं आपको बता दूं कि हरित लवक में सूर्य के प्रकाश की सहायता से, हरित लवक में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा सहायता से ADP से ATP बनाना क्या कहलाता है? प्रकाश का फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। तो वह डेफिनेशन हमें फॉस्फोरिलीकरण की समझ के चलनी है, दूसरी वाली, ठीक है। अब लास्ट, इस पे कल हमने छोड़ा था। अभी जो लास्ट पॉइंट है वो आपको मुख्य रूप से समझना है, ठीक है। ध्यान से समझना। देखिए लाल पतन, बात को ध्यान समझना भाई। ये जो पांचों प्रोसेस हैं, ये पांचों जो पद हैं वो पद किसके हैं? पूरी लाइट रिएक्शन के। अर्थात लाइट रिएक्शन में ओवरऑल जो कुछ होता है वो ये 5 क्रियाएं होती हैं। बताओ होती है नहीं होती? सभी लाइट रिएक्शन में होती है। अब ये भी लाइट रिएक्शन का ही भाग है। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब आप इसी पॉइंट को समझना। ये पांचों पॉइंट आपने नोट तो कर ही लिए होंगे और वैसे भी आपको ऐसे नोट करने की अब आवश्यकता भी नहीं है। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझो, ठीक है ना भाई? इसको हम समझ के चलते हैं। लाल पतन, इमर्शन, वृद्धि प्रभाव और लास्ट है वर्णक तंत्र। देखिए भाई, एक वैज्ञानिक थे इमर्सन, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया
इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पर। अब जब इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किए तो उन्होंने कुछ परीक्षण प्राप्त किए, कुछ रिजल्ट प्राप्त किए। वो क्या रिजल्ट प्राप्त किए? 2 रिजल्ट प्राप्त किए, तो मैं आपको बता दूं। पहला क्या था? जब इन्होंने 680 से उच्च लैम्ब्डा की किरणों को लैम्ब्डा मान का एक वर्णी प्रकाश दिया तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आई। चूंकि यह कमी लाल रंग से संबंधित थी, अतः से लाल पतन, रेड ड्रॉप कहते हैं। दूसरा परीक्षण, जब इन्होंने दोनों प्रकाश वर्ण का मतलब समझ लेना, 680 से उच्च वाला भी और 680 से नीचे वाला भी, दोनों लैम्ब्डा का है ना, एक साथ दिया तो प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों के अलग अलग दर से अधिक थी, अतः से वृद्धि प्रभाव कहते हैं। देखिए, ये 2 पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंटों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैसे ज्यादा कोई मतलब टिपिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, मैं आपको इस प्रैक्टिकल को बता भी चुका हूं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं देगा कि आप प्रकाशिक अवक्रिया को समझाइए या प्रकाशिक अवक्रिया के 5 जो चरण हैं वो कौन कौन से, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? वो आपसे डायरेक्ट चक्रीय, अचक्रीय, पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड या लाल पतन या इमर्शन वृद्धि प्रभाव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन करके चलेगा। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल आपको टॉपिक पूरा क्लियर करना है ना? हाँ, देखिए भाई, इमर्सन ने क्या किया, इमर्सन और उनके साथी थे, उन्होंने क्या किया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक प्लांट लिया और उस प्लांट को 680 nm से उच्च मान की जो किरण थी, उन किरणों को एक प्लांट को दिया। तो वहां जो फोटोसिंथेसिस की दर थी उसमें क्या हो गई? कमी। मतलब पहले कोई भी रेट थी फोटोसिंथेसिस की, लेकिन अब उसी प्लांट को केवल एक ही वर्णी प्रकाश क्रम दिया गया जिसका लैम्ब्डा का मान था 680 से उच्च। तो वहां फोटोसिंथेसिस की दर में क्या देखी गई भाई? कमी। अब वो ये कहते हैं कि 680 से उच्च लैम्ब्डा की जो किरण होती हैं वो लाल रंग का प्रकाश होता है, हम भी जानते हैं 700 nm तक लाल रंग होता है। तो तब उन्होंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस की दर में जो ये कमी आई है वो लाल रंग की वजह से आई है। बताओ आई कि नहीं आई? तो आप इसको लाल पतन, अरे भाई पतन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। लाल का मतलब लाल पतन, मतलब रेड ड्रॉप। तो बताओ लाल पतन को समझने में आपको क्या दिक्कत है? एक सिंपल सी बात है कि लाल रंग की वजह से यदि फोटोसिंथेसिस की दर में कमी आती है तो हम उसे रेड ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल था उनका।
अब दूसरी बात, अब इन्होंने 680 से कम लैम्डा की जो किरण थी उनको देकर देखा तो भी फोटोसिंथेसिस की दर में थोड़ी कमी आई, है ना। अब इन्होंने क्या किया, तीसरे प्रैक्टिकल में उसी प्लांट को दोनों वर्णक्रम 680 से कम वाला और 680 से उच्च वाला जब एक साथ दिया तो उसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस की दर में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी प्लांट को दोनों वर्णक्रम एक साथ देते हैं और उसमें फोटोसिंथेसिस की दर में वृद्धि हो रही है तो आप उसे वृद्धि प्रभाव नहीं बोल सकते क्या? बोलेंगे ना। तो यही दूसरी परिभाषा थी जिसको हम इमर्शन वृद्धि प्रभाव कह के चलते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो घटनाएं चल रही हैं क्या वो लाइट रिएक्शन से संबंधित नहीं है? है ना संबंधित। अब क्यों संबंधित है, अब ये अगला पॉइंट। ये दो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, है ना। अच्छा अब इमर्सन ने और उनके साथियों ने दिमाग लगाया, यार आखिर ये क्या चक्कर है कि यदि हम एक वर्णक्रम दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की दर में कमी आ रही है, लेकिन दोनों को एक साथ दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपके दिमाग में भी ये, अब तो आप भी वैज्ञानिक बन गए होंगे, आप भी सोचेंगे इस बात को कि भाई जरूर इस प्लांट में दो वर्णक तंत्र होंगे एक साथ। नहीं आई बात समझ में? मेरा उद्देश्य समझो। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्णक तंत्र। इमर्सन ने इस प्रैक्टिकल को करने के बाद पता लगाया था कि आखिर इस प्लांट में क्या, सभी प्लांट में आखिर प्लांटों में दो वर्णक्रम होते हैं, या मैं कहूं दो प्रकाश तंत्र होते हैं। क्यों होते हैं दो प्रकाश तंत्र? क्योंकि एक प्रकाश तंत्र तो वह होता है जो 680 से उच्च किरणों को एब्जॉर्ब करता है और एक प्रकाश तंत्र वह होता है जो 680 से कम किरणों को एब्जॉर्ब करता है। तब दोनों एक साथ करते हैं तब फोटोसिंथेसिस दर ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात? तब इन्होंने कहा था कि हर प्लांट में दो वर्णक तंत्र या फोटो सिस्टम होते हैं जिनको हम पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड कह के चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, फिर यहीं से जैसे इन्होंने ये बात बताई वर्णक तंत्र की, फिर यहीं से हमारी बात स्टार्ट हो जाती है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड की थ्योरी की। और जैसे ही हम पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड की थ्योरी पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ना पड़ेगा चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार पूरी लाइट रिएक्शन का जो सिस्टम है वो इस प्रकार जुड़ा हुआ था। लेकिन हमने समझाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि कौन बच्चा कब कहां से इसको एक्सेप्ट कर सकता है, आखिर इसके कंसेप्ट कहां छुपे हुए हैं, इस पर मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि आखिर मैंने क्यों इसको पहले नहीं कराया। ठीक है भाई, अब देखो ये सारी चीजें आपको बहुत नॉर्मल लग रही हैं जो स्टार्टिंग था। तो ये सारी चीज किस पर टिकी हुई थी, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पे। लेकिन अब आपको ये भी पता चल गया कि आखिर उनको पीछे क्यों लिखा गया, क्योंकि इमर्सन ने जब ये लास्ट में बात बताई तब इन्होंने वर्णक तंत्र के बारे में बताया था और फिर हम उस वर्णक तंत्र के बारे में पढ़ते थे। ठीक है भाई, तो ये है हमारी भाई पूरी लाइट रिएक्शन। जिस बच्चे को नोट करने कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं नोट करने में, आप सभी जानते हैं इनको ना। ठीक है भाई, तो आज आपको समझ में आ गई पूरी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के जो स्टार्टिंग 5 क्रियाएं हैं वो इस प्रकार थी, उसमें ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको यहां बताया कि जैसे रेड ड्रॉप क्या है और वृद्धिकरण प्रभाव क्या है। ठीक है भाई, तो ये हमारी कंप्लीट हुई आज पूरी लाइट रिएक्शन। और मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो लाइट रिएक्शन में आपको पढ़ के चलना है भैया, वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का आरेख पढ़ के चलना है।
आरेख तो 101% सभी पे बनाना आना चाहिए, वो भी बिना देखे। कंसेप्चुअल टॉपिक है, याद करने वाली बात ही नहीं है उसमें, ठीक है। दोनों आरेख बना के देख लेना, यदि किसी बच्चे पे दोनों आरेख आते हैं तो उसकी लाइट रिएक्शन पूरी कंप्लीट है, कुछ भी नहीं है इस लाइट रिएक्शन में, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा हाफ चैप्टर हो गया, क्योंकि हमने लाइट रिएक्शन पढ़ ली। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ये हमारी बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और टिपिकल भी हैं, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों ही 10वां और 11वां। हम इसके पूरे कंसेप्ट क्लियर इसी प्रकार करते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको भी ध्यान लगा के इसको पढ़ना है। चलिए, आप बेसिक पे ध्यान दिया करो पहले, कि आखिर में इसका बेसिक पॉइंट आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उद्देश्य, ठीक है। अब आपको लाइट रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइट रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, हिल अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिपादन रॉबर्ट हिल ने किया था। इसका उद्देश्य क्या होता है, असिमिलेटरी पावर बनाना। क्या है असिमिलेटरी पावर? एटीपी और NADPH प्लस H+, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई आप इस स्वांगीकरण ऊर्जा का क्या करते हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है कि ये जो स्वांगीकरण ऊर्जा हमने लाइट रिएक्शन से बनाई है, वो CO2 मॉलिक्यूल को अपचित करके ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। चलिए, अब लाइट रिएक्शन में ही एक पॉइंट है जो क्वेश्चन के रूप में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और वो है चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में अंतर। ध्यान से समझना, वो ये कहता है कि चक्रीय और अचक्रीय जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, उनमें क्या अंतर है ना। और मैं बता चुका हूं कि भाई 10वें और 11वें पार्ट जिस बच्चे को याद हो गए, उनके 4 नंबर पक्के हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन आएगा, और 100% आरेख पूछेगा। दोनों चैप्टरों में आरेख हैं, आरेख 101% पूछेगा, और 1 नंबर का कोई और क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये फिक्स बात मैं आपको बता रहा हूं, है ना भाई। तो देखिए भाई, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में अंतर। तो अंतर में जैसे यहां हम थ्योरी से निकाल सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट, देखिए, चक्रीय में कौन भाग लेता है, बताओ बताओ, लेता है नहीं लेता? PS फर्स्ट। चक्रीय में PS फर्स्ट ही भाग लेता है ना केवल, जबकि अचक्रीय में आपको पता है ना, बताओ, यही तो है। चक्रीय में PS फर्स्ट भाग लेता है, जबकि अचक्रीय में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, चक्रीय में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, बताओ होता है क्या? जबकि अचक्रीय में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। तीसरा अंतर, O2 मुक्त नहीं होती, इधर O2 मुक्त होती है। चौथा, का निर्माण नहीं होता, का निर्माण होता है, ठीक है।
तो ये चारों पॉइंट आप नोट कीजिए जिन बच्चों को करने, ठीक है। देखिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में मत लेना कि ये नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंट वाले क्वेश्चन हैं वो भी बायोलॉजी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, अंतर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हमको पता है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या मेन डिफरेंट होते हैं। देखिए, साइक्लिक में पीएस फर्स्ट भाग लेता है, हम सभी जानते हैं, जबकि नॉन साइक्लिक में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। बताओ लेते हैं नहीं लेते, तो ये डिफरेंट है। दूसरी बात, जो साइक्लिक होता है उसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, जबकि नॉन साइक्लिक में जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है, सभी जानते हैं। तीसरी बात, साइक्लिक में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, ये आपको भी पता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, आपके इन्हीं सिलेबस से पूछा जाता है। अचक्रीय में ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है, आप जानते हैं। कहाँ से होती है ऑक्सीजन मुक्त, जब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है ना। लास्ट अंतर कि चक्रीय में NADPH, देखो NADPH2 लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं या मैं कहूँ कुछ जो मतलब वैज्ञानिक हैं, लेखक, टीचर्स हैं, वो इसको सही नहीं मानते हैं NADPH2 को, ठीक है, समझ में आ गई बात। लिखने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको NADPH2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सही शब्द होता है वो यही होता है कि NADPH+H+ लिख के चलें, है ना। जैसे हमारी RBSE बुक में NADPH2 है, तो यहाँ हमने NADPH+H+ लिखा है, बात एक ही है, दोनों ही सही है, लेकिन उसको कम सही मानते हैं, अर्थात मतलब कम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम उसी का यूज करेंगे जिसका ज्यादा प्रयोग होता है ना भाई। तो इसमें NADPH+H+ का निर्माण होता है, नहीं होता, जबकि उसमें इसका निर्माण होता है। तो हम ये चार डिफरेंट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या मेन डिफरेंट है। चलिए, तो अब ये जो है हमारी पूरी जो लाइट रिएक्शन है वो कंप्लीट है, ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट है। तो अब आपको लाइट रिएक्शन पूरी समझ में आ गई होगी। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे डार्क रिएक्शन की, ठीक है, जिसको हम अप्रकाशिक अभिक्रिया बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में डार्क रिएक्शन, अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि डार्क रिएक्शन का मतलब बिल्कुल भी अंधेरे से नहीं है ना, लेकिन इसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती, ये दिन में ही होती है, प्रकाश में ही होती है, लेकिन इसका मतलब लेकिन इसको डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता नहीं होती, मतलब सूर्य के प्रकाश की। क्योंकि जो हमने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी, उस लाइट रिएक्शन में हमने कंप्लीट उपयोग किया था सूर्य की प्रकाश का, किया था। तो उस लाइट रिएक्शन से हमने क्या बनाया, एक असिमिलेटरी पावर बनाई। तो वही असिमिलेटरी पावर इसको कंप्लीट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है डार्क रिएक्शन को। तो इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन होती ये भी प्रकाश में ही है। समझ में आ गई बात। लेकिन डार्क रिएक्शन हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती, है ना भाई। तो नेक्स्ट, अब मैं इसके बारे में कुछ आपको बेसिक पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि भाई क्या क्या हमें बेसिक इसमें पढ़ना है। तो देखिए, अब आप, एक वैज्ञानिक थे ब्लैकमैन, कौन से थे, ब्लैकमैन, शायद हो सकता है ब्लैकमैन ने इसको दिया था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, डार्क रिएक्शन।
ब्लैकमैन जानते हैं ना? हाँ, तो जो ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने इस डार्क रिएक्शन को प्रतिपादित किया। ठीक है, किसने किया? ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने। अब इस डार्क रिएक्शन को हम जैव संश्लेषण, जिसको हम बायो सिंथेसिस फेज कह के चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना जा रहा हूं जो कि हमें बेसिक के रूप में पढ़ना है कि ये जो डार्क रिएक्शन होती है उसे हम जैव संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में हम मुख्य रूप से किसका निर्माण करेंगे? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ग्लूकोज का। तो इसीलिए इसे हम कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं? बायोसिंथेसिस अभिक्रिया, यानी कि जैव संश्लेषण अभिक्रिया। किसको? डार्क रिएक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसे हम CO2 स्थिरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। CO2 फिक्सेशन, ये जो डार्क रिएक्शन है इसे हम CO2 फिक्सेशन या CO2 स्थिरीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हमें फिक्स करना है ग्लूकोज में, तो हम इसे CO2 फिक्सेशन भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ब्लैकमैन ने इसको प्रतिपादित किया था डार्क रिएक्शन को। इसे हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, और हम इसे CO2 का फिक्सेशन या CO2 का स्थिरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें CO2 को फिक्स करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ठीक है, उद्देश्य आप सभी जानते ही हैं कि जो CO2 होती है उसे NADPH प्लस H प्लस का निर्माण कर हम किस में बदल देंगे? इसको ग्लूकोज में। ये जो असिमिलेटरी पावर है, या मैं कहूं अपचायक एंजाइम है, जिसको हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था लाइट रिएक्शन में, तो वह लाइट रिएक्शन में जो असिमिलेटरी पावर थी, उस असिमिलेटरी पावर का उपयोग हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में बदलने के लिए करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये डार्क रिएक्शन का क्या है? उद्देश्य है। तो आपको ये जो कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो अभी हमने पढ़ के चले वो आपको समझ में आ गए, है ना? और इसका जो अध्ययन था, मतलब CO2 का फिक्सेशन का जो अध्ययन था, मैं आपको बता दूं, क्लोरेला नाम के जो शैवाल होते हैं उन पर किया गया था, और एक आइसोटोप प्रयोग किया गया कार्बन 14। एक समस्थानिक बात समझो, डार्क रिएक्शन का जो प्रैक्टिकल था वो क्लोरेला नाम के शैवालों पर किया गया था। शैवाल एक प्लांट की कैटेगरी में ही होते, उन पर इसका प्रयोग किया गया था, और वहां हमने कार्बन 14 को प्रयोग किया गया था जो कि एक आइसोटोप होता है। आप जानते हैं क्योंकि ये समस्थानिक है जिसमें अलग पहचान होती है। तो जब इस आइसोटोप युक्त CO2 को इन क्लोरोला को प्रोवाइड किया गया तो इनके बॉडी के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की घटनाएं देखी, और उन घटनाओं से पता चला कि इनमें किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का निर्माण हुआ। तो तब हम भाई कोई भी जो क्रियाएं हैं जो प्रतिपादित की, तो उन सभी प्रैक्टिकल से तो निकल के आती हैं, है ना? तो जैसे क्लोरेला शैवाल लिया, उनका संवर्धन किया, इस पर CO2 है जिसमें कार्बन कैसा है? आइसोटोप है कार्बन 14। ये आइसोटोप का प्रयोग किया गया था। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, समस्थानिक होते हैं, जिनकी कुछ अलग विशिष्ट पहचान होती है, मतलब बॉडी में अलग से ही पहचाने जाते हैं। तो जब उसकी बॉडी का अध्ययन किया गया शैवालों की, तो वहाँ इनको जो रिजल्ट मिले वो क्या मिला कि जो इन्होंने CO2 प्रयुक्त की थी वो CO2
ग्लूकोज में बदल गई थी। तो ग्लूकोज में जो कार्बन मिला वो कौन सा था, आइसोटोप था। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने एक डार्क रिएक्शन को बनाया। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये अभी क्या है, केवल बेसिक पॉइंट हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया डार्क रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन का क्या उद्देश्य था, असिमिलेटिव पावर का बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि ये जो CO2 है उसे हमें ग्लूकोज में बदलना है, तो वो असिमिलेटिव पावर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में हमने ये 3-4 पॉइंट पढ़ने को मिले जो हमारे मोस्ट है। आपको ये थ्योरी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन पॉइंटों को नोट कर लेना। ठीक है, अभी नोट कीजिए इनको ताकि आपको याद रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इनमें। ठीक है, हाँ तो कर लिए नोट। 4 पॉइंट है। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है, जैसे हमने लाइट रिएक्शन में भी देखा था कि जो लाइट रिएक्शन की क्रिया होती है, लाइट रिएक्शन, बात को ध्यान से समझना, ये तो होती है ग्रेना वाले भाग में। देखो ये जो पूरी प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस की, वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, होती नहीं होती हरित लवक में। हरित लवक के हमने 2 पार्ट किए थे, एक तो किया था ग्रेना और एक था स्ट्रोमा। तो जो लाइट रिएक्शन है वो तो होती है ग्रेना वाले पार्ट में, और जो डार्क रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा वाले पार्ट में। कौन से भाग में? स्ट्रोमा वाले भाग में। तो आप इन दोनों पॉइंटों को जहां आप पढ़ रहे हैं, नोटबुक जो भी आपके पास, उसको इस प्रकार बॉक्स में बंद करके लिखिए अभी, है ना, क्योंकि नोट्सों में आप ढूंढेंगे याद नहीं रहे, मिले नहीं मिले ना, यहाँ आप उनको अलग से नोट कीजिए ऊपर वाले बॉक्स में, जिससे आपको जैसे वो नोट्स पढ़े तुरंत इन पर ध्यान जाए आपका, और आपको लगे कि भाई ये क्या है। तब आपको पता चलेगा कि जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना वाले भाग में संपन्न हो रही है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 1 नंबर का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, कि लाइट रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है, डार्क रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है। तो आपको याद रखे चलना है, लाइट रिएक्शन ग्रेना वाले भाग में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा वाले भाग में। ठीक है भाई, तो ये हमने नोट कर लिए पॉइंट। चलिए अब हम, ये तो हमने कुछ बेसिक पॉइंट देखे डार्क रिएक्शन के बारे में, जैसा कि हमने यहां से पता चला कि भाई किस वैज्ञानिक इसको प्रतिपादित किया, क्या है इसके बारे में, है ना। तो और डार्क रिएक्शन का उद्देश्य तो हमें बिल्कुल पता है दोनों के, है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर में जो समीकरण है उस समीकरण को ही हम एक्सप्लेन करना है। इसी प्रकार 11वें पार्ट में जो श्वसन का समीकरण है उसी को पूरे को एक्सप्लेन करना है बस। ठीक है, अब हमने एक गुत्थी को यहां पर सुलझा दिया, क्या कि H2O से ऑक्सीजन मुक्त करवा दी हमने, है ना। अभी रह क्या गया है, CO2 को बदलना है ग्लूकोज में। तो मैं आपको बता दूं कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो मुख्य रूप से, या मैं कहूं कि डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए प्लांटों में एक चक्र होता है। क्या होता है? चक्र। और उस चक्र को हम C3 चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3 चक्र। तो मैं आपको पहले बताऊं कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो प्लांटों में 3 प्रकार से संपन्न होती है, मतलब अलग अलग प्लांटों में। ठीक है, किन्हीं पौधों में C3 चक्र के माध्यम से, किन्हीं पौधों में C4 चक्र के माध्यम से, और किन्हीं पौधों में कैम चक्र से। ठीक है, अभी बात को समझना। आज हम इसको स्टार्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि वही वाली बात है, आप जानते हैं कि टॉपिक की बात होती है
कि कौन सा टॉपिक कितने टाइम का है और कितने टाइम में वो समझ में आ जाता है। ठीक है, यदि मैं आज इस टॉपिक को चालू कर दूं तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा आपको, है ना, और कल फिर उसको दोबारा से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो आज हम इसको स्टार्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन इनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हम लेंगे अभी। ठीक है भाई? हाँ, ध्यान से समझना, लेकिन बेसिक नॉलेज बहुत आवश्यक है। देखिए भाई, कि जो बात ये चल रही है कि भाई जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें CO2 से ग्लूकोज बनाना होता है ना। अब जब एक वैज्ञानिक थे, मैं आपको बता दूं, कैल्विन, और एक थे वेन्सन। ये दो वैज्ञानिक थे, कैल्विन और बेंसन। इन वैज्ञानिकों ने ही क्लोरेला शैवाल पर प्रैक्टिकल किया था। जो मैंने डार्क रिएक्शन बताया था ना कि क्लोरेला शैवाल पर डार्क रिएक्शन का प्रैक्टिकल किया गया था, तो वो कौन से वैज्ञानिक थे? कैल्विन और बेंसन। तो जब इन्होंने उस CO2 के फिक्सेशन को देखा क्लोरेला शैवाल में, तब इन्होंने एक बात बताई थी कि भाई प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनमें C3 चक्र के माध्यम से CO2 का फिक्सेशन होता है। अब ये C3 क्या है, C4 क्या है, कैम क्या है, ये भी आप समझ जाएंगे, है ना। अभी आप इतना समझो कि जो C3 चक्र है इसको हम कैल्विन वेन्सन चक्र बोलते हैं, और C4 को हम हैच-स्लैक चक्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि C3 चक्र की जो खोज की थी वो कैल्विन और बेंसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और C4 चक्र की जो खोज की थी वो हैच और स्लैक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, ये जो तीनों ही चक्र हैं, इन तीनों ही चक्रों से डिफरेंट टाइप के प्लांटों में CO2 का फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये जो कैल्विन बेंसन चक्र है, मैं कहूं जो कैल्विन और बेंसन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने मुख्य रूप से एक जो C3 चक्र दिया, ये ऐसा चक्र है जो सभी प्लांटों में होता है। लेकिन अब आप कह रहे सर ये सभी प्लांटों में होता है तो CO2 का फिक्सेशन तो इसी चक्र से हो जाना चाहिए, फिर ये हम क्यों पढ़ रहे? जो C3 चक्र होता है उसमें कुछ कमियां होती हैं, कमी, तो उसी कमी को बदलने के लिए प्लांटों ने अपनी संरचना में कुछ चेंजमेंट कर लिया, और जब उन्होंने चेंजमेंट कर लिया तो उनमें जो चक्र चलते हैं CO2 को फिक्स करने के लिए, वो चलते हैं C4 चक्र और कैम चक्र। मेरा कहने का मतलब समझिए कि ये जो C3 चक्र है, मोस्टली इस C3 चक्र के द्वारा ही CO2 का फिक्सेशन होता है, और किसी के द्वारा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन फिर ये C4 चक्र और कैम चक्र क्या है? ये केवल C3 चक्र की मॉडिफिकेशन है, मतलब एक रूपांतरित चीज। कैसे कि इस सिंगल पर्सनल C3 चक्र में जिन प्लांटों में केवल C3 चक्र होता है, उनमें एक बहुत बड़ी कमी होती है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। अब आप नहीं जानेंगे फोटो रेस्पिरेशन क्या है, प्रकाशीय श्वसन अभी आगे आएगा, इसको बहुत इंटरेस्ट तरीके से समझेंगे क्योंकि पूरे ही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, तो जो C3 चक्र था उसकी एक कमी थी फोटो रेस्पिरेशन, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए, अर्थात उस कमी को दूर करने के लिए प्लांटों ने अपनी संरचनाओं में कुछ चेंजमेंट कर लिया, और उनमें इस प्रकार के चक्र चले जिनमें ये फोटो रेस्पिरेशन की घटना
बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसीलिए हम उनको अलग से पढ़ने लग गए कि भाई C4 चक्र और कैम चक्र। ठीक है, तो अब हम कल से इनकी डिटेल में बात करेंगे। तो अभी एक बार नोट कर सकते हैं आप कि भाई हमारे कितने चक्र हैं, 3 चक्र हैं, है ना। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई? क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? अरे डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या था डार्क रिएक्शन? ब्लैकमैन ने प्रतिपादित की, है ना। इसे हम जैव संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, इसे हम CO2 फिक्सेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। समझ में आ गई बात? कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। ठीक है, अब मोस्टली जो ये डार्क रिएक्शन है वो तीन चक्रों के माध्यम से संपन्न होती है डिफरेंट प्लांटों में। C3 चक्र, C4 चक्र और कैम चक्र। तो ये जो घटना है तीनों, ये 3 चक्र जब हम पढ़ लेंगे, देखो हालांकि इन तीनों चक्रों में ही हम ग्लूकोज का निर्माण भी करेंगे, क्योंकि ये जो तीनों चक्र हैं वो डिफरेंट प्लांटों में होते हैं। एक जनरल प्लांट, एक मरोद्भिद पौधे, है ना। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो प्लांट हैं। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे आता है कि निम्न में से किन पौधों में C3 चक्र होता है, या मैं कहूँ निम्न में से कौन से पौधे C3 प्लांट हैं, निम्न में से कौन से पौधे C4 प्लांट हैं, या किस में C4 चक्र चलता है, किस में कैम चक्र चलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नीट में भी आते रहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो घटना है, ये भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? नहीं आई, है ना। तो आज आपको केवल लाइट रिएक्शन को ही कंप्लीट करना है। और लाइट रिएक्शन को कंप्लीट में करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और कल से हम अपनी डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यदि मैं आज आपको C3 चक्र समझा देता तो आप पर लोड ज्यादा हो जाता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अकेले आध घंटे का टॉपिक है, हाफ एन आवर का। यदि इसको समझना है तो हम पूरा टाइम लेकर इसको आराम आराम से समझेंगे। हमारे पास अभी सिलेबस हमारे पकड़ में है। क्यों है पकड़ में? क्योंकि अब हमारे कुछ ही चैप्टर रह गए बस, है ना। ये 10वां पार्ट चल रहा है, बॉटनी कंप्लीट और जूलॉजी कंप्लीट। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मात्र 1-1.25 महीने का काम है ना। तो इसीलिए हम इन चैप्टरों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चलेंगे, हमें कोई जल्दी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई? हाँ, तो आप लाइट रिएक्शन को बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। और कल से हम अपनी डार्क रिएक्शन पर चलेंगे और लगभग 2 दिन में ये हमारा पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना भाई। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ना, बाकी बातें करेंगे अब।